हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू एवनीशो जुडिशरी। देखो, जैसा कि आपको पता है, आपके उत्तराखंड का पेपर आपका नज़दीक में ही है। पेपर में आपसे जो प्री का पेपर होता है, वहाँ से बीएनएस मतलब पहले जो आईपीसी थी, वहाँ से आपका केस लॉ क्वेश्चन एक दो आता ही है। तो आज हम किस पे बात करेंगे, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जिसे कह सकते हैं लैंडमार्क जजमेंट जो केस आए थे, उन पे बात करेंगे। तो एक काम करना, मैं इसे बताऊंगा आईपीसी के अकॉर्डिंग, ठीक है। आईपीसी की सेक्शन के अकॉर्डिंग आप उसे बीएनएस के सेक्शन के अकॉर्डिंग रिलेट जरूर करना, और जो सेक्शन होंगे मैं बताऊंगा अभी, ठीक है। तो देखते हैं पहला केस, ये मोस्ट इंपोर्टेंट केस है, यहां से एक आध क्वेश्चन आपको मिल जाएगा हर टॉपिक से, ठीक है। तो देखो, पहला क्या ये है, भारतीय दंड संहिता के महत्वपूर्ण केस जो आईपीसी में मोस्ट इंपोर्टेंट केस दिए गए हैं, वो सीरीज है, ठीक है। देखो पहला क्वेश्चन, पहला क्या है, वीरेंद्र कुमार घोष बनाम एम्परर, धारा 34। क्या है, वीरेंद्र कुमार बनाम एम्परर, धारा 34। ये क्या था आपका, धारा 34 किससे रिलेटेड थी, सामान्य आशय और सामान्य उद्देश्य 139 में दे रखा था ना, आपको ये दे रखा था। तो ये कहाँ है, अब बताओ ये आईपीसी की धारा किस में है, ये बीएनएस ये है, तो आईपीसी की धारा के अकॉर्डिंग है, ठीक है। और ये बीएनएस में कहाँ है, बीएनएस की जो सेक्शन है आपका, वो परिभाषा खंड में आ गया 3 के सब क्लोज 5 में। किसमें, 3 के सब क्लोज 5 में। अब देखो इससे संबंधित किस क्या था, वीरेंद्र कुमार घोष बनाम एम्परर में जो कहा गया था, इसके अंदर क्या दिया गया था, ये देखो, के अंतर्गत ऐसे लोगों को भी दंडित किया जा सकता है जो बाहर खड़े रहकर केवल प्रतीक्षा करते हैं, जो मतलब वो इन्वॉल्व नहीं है अंदर, ठीक है। अंदर जो अपराध चल रहा है उसमें इन्वॉल्व नहीं है, बाहर खड़े हो केवल प्रतीक्षा कर रहे हैं, तो उनको भी इसमें इंक्लूड किया गया है, ठीक है। क्योंकि वह इसलिए सहयोग करते हैं ताकि वे अभियुक्त को चेतावनी दे सके। मतलब वो बाहर क्यों खड़े हैं, वो बाहर इसलिए खड़े हैं कि अभियुक्त जो अंदर अपराध कर रहा है उनके साथ वाला, उसको चेतावनी दे सके कि कोई आ गया या कोई आने वाला है। जैसे पोस्ट मास्टर का केस था, आपको ध्यान होगा, अंदर 4 लोग जाते हैं, बाहर 1 लोग खड़े रहते हैं और वो चेतावनी देने के लिए खड़ा रहता है, उसी संबंधित केस है वही पोस्ट मास्टर वाला, ठीक है ना। अब देखो, क्योंकि ये इसलिए सहयोग करते ताकि वे अभियुक्त को चेतावनी दे सके, ये मेन ध्यान रखना, ठीक है। पहला केस लो क्या था हमारा, वीरेंद्र कुमार घोष बनाम एम्परर, पूछ लेगा डायरेक्ट पीटी में, ठीक है ना। इसमें किसको दंडित किया जा सकता है, क्या अदर पर्सन को जो बाहर खड़े रहकर केवल प्रतीक्षा करता है या चेतावनी देने के लिए खड़ा है, क्या उसको भी उसी अपराध से पनिश किया जाएगा जो अपराध हो रहा है अंदर। तो हाँ, किसमें बताया गया था, वीरेंद्र कुमार घोष बनाम एम्परर, पहला केस हमारा ये हो गया। दूसरा देखो क्या है, महबूब शाह बनाम एम्परर, ये भी सेक्शन 34 से रिलेटेड है, ठीक है। मतलब बीएनएस के 3 के सब क्लोज 5 से, ठीक है। तो देखो इसमें आवश्यक तत्व होते हैं, आवश्यक तत्व के बारे में पूछ लेगा पीटी में। तो कैसे पूछेगा, तत्व दे देगा, आपसे पूछ लेगा इसमें से सेक्शन 34 का कौन सा आवश्यक तत्व नहीं है। तो कौन कौन से आवश्यक तत्व है ये ध्यान रखना, एक तो आपराधिक कार्य होना चाहिए, क्या, पहले नंबर पे आपराधिक कार्य होना चाहिए। दूसरे नंबर क्या है, कार्य सामान्य आशय को, जो आशय है उसको अग्रसर करने में किया गया होना चाहिए। जो आपने आशय बनाया है, जो सामान्य आशय उन लोगों में बना गया है, उसको अग्रसर करने में किया जाना चाहिए, ठीक है, एक कदम आगे होना चाहिए। पूर्व योजना मतलब पहले से योजना बनी होनी चाहिए। तो इन तीनों को ध्यान रखना। पहला आपराधिक कार्य, सेक्शन 34 के जो महत्वपूर्ण तत्व है वो 3 तत्व है, ये ध्यान रखने, पीटी में क्वेश्चन आ सकता है। पहला क्या है, आपराधिक कार्य होना चाहिए। दूसरा, कार्य सामान्य आशय को अग्रसर करने में किया होना चाहिए। और तीसरा, पूर्व योजना मतलब पहले से योजना बनी होनी चाहिए, ठीक है ना। अब देखो अगला, अगला केस क्या है, नेक्स्ट केस है आपका, ये देखो, ये केस है आपका नयन सुख मैथर। किसका केस है, नयन सुख मैथर। ये केस किससे संबंधित है, ये केस है आपका एकांत कारावास देने का उद्देश्य कैदी में एकाकीपन। मतलब एकांत कारावास कैदी को क्यों दिया जाता है, क्यों बताया गया है, सेक्शन किसमें, बीएनएस आईपीसी का सेक्शन किसमें था, आईपीसी का सेक्शन आपका था 71 72, यही था ना शायद, एक बार रीचेक कर लेना, ठीक है ना। आईपीसी में 71 72, एक में एकांत कारावास के बारे में बताया गया, एक में एकांत कारावास की अवधि के बारे में बताया गया। तो वो बता रहा है कि एकांत कारावास क्यों दिया जाता है, क्यों दिया जाता है, एकांत कारावास इसलिए दिया जाता है कि अपराधी को अपने जो उसने अपराध किया है उसमें पश्चाताप हो सके, इसलिए, ठीक है, उसमें एकाकीपन के लिए। तो ये क्या कह रहा है, एकांत कारावास देने का उद्देश्य कैदी में एकाकीपन की भावना जागृत करना, जिससे वह सुधर सके। जब वो अकेले में रहेगा तो वो सोच सकेगा मैंने ये अपराध क्यों किया या मुझसे ये अपराध क्यों हुआ, ठीक है। तो अब ये बताओ उसमें कहां दिया गया है, बीएनएस का सेक्शन रिलेट करना इससे। बीएनएस का सेक्शन जो है आपका वो है सेक्शन 11 एवं सेक्शन 12। सेक्शन 11 में क्या दिया गया है, एकांत
कारावास, एकांत कारावास के बारे में बताया गया, और सेक्शन 12 में क्या दिया गया है, अवधि, जिसके बारे में मैंने आपको बताया है एक वीडियो में, ठीक है ना। उसमें बताया गया है एकांत कारावास कितने महीने के लिए होता है, कितने कितने समय में चेंज हो सकता है, एक बार में कितना दिया जा सकता है, उसको भी जाके देखना, वीडियो पड़ी है यूट्यूब पे वीडियो अपलोड है, ठीक है ना, देखना। अगला केस देखो क्या है, ये केस समझ में आ गया। नैनसुख मेहतर का केस, अगर पूछ लेगा कि एकांत कारावास क्यों दिया जाता है, कैदी में एकाकीपन के जागृत करने के लिए, ताकि वो सोच सके उन्हें अपराध वो क्यों किया, ठीक है ना, और उसका पश्चाताप कर सके। अगला केस देखो क्या है, नेक्स्ट केस है हमारा, नेक्स्ट केस क्या है, आर बनाम डेंटले व स्टीफन। क्या है, आर बनाम डेंटले व स्टीफन का केस। ये केस आपने सबने सुना होगा, आवश्यकता से संबंधित था, ठीक है। कोई ऐसी आवश्यकता नहीं थी जो अभियुक्त के हत्या के कार्य को न्यायोचित ठहरा सके, और उन्हें धारा 81, किसमें, ये आईपीसी के सेक्शन है, किसका, आईपीसी का सेक्शन 81 का बचाव नहीं दिया गया। मतलब आईपीसी सेक्शन 81 क्या कहता है, आवश्यकता का सिद्धांत। ऐसी कोई आवश्यकता पड़ती है कि आप छोटे कार्य को ना करके बड़े कार्य को करते हैं, उससे हानि पहुंचती है, तो उसमें आपका आवश्यकता का सिद्धांत लागू होता है। तो वो क्या कह रहा है, जो 4 लोग वहां टापू में फंसे थे, जो केस था ये, जब फंसे थे तो उन्होंने क्या किया, एक तीसरे पर्सन को मार के उन्होंने उसको खाने का वो करा, ठीक है, वहां किया, वो सब कार्य किया। तो वो क्या कह रहे थे हमें अपना जीवन बचाना था, इसीलिए हमने उसको मारा। तो उस स्थिति में कह रहा है कोई आवश्यकता नहीं थी कि अभियुक्त की हत्या का न्यायोचित समझे, मतलब उन्होंने जो अभियुक्त की हत्या की उसको न्यायोचित नहीं ठहराया गया, इससे संबंधित था। अभी बताओ बीएनएस का सेक्शन कौन सा है, बीएनएस का सेक्शन कौन सा है इसमें बताओ, बीएनएस का सेक्शन है 19। सेक्शन ध्यान रखना, ठीक है ना, आवश्यकता से संबंधित सेक्शन पूछ ले तो बीएनएस का सेक्शन 19 ये पूछ भी सकता है, ठीक है। अगला देखो क्या केस है, आर बनाम मैकनाटन। किसका है, आर बनाम मैकनाटन का केस है, ठीक है ना। ये आर बनाम मैकनाटन का केस है, ये किससे संबंधित है, विकृचितता किसमें दी गई है, 84 में। आईपीसी के सेक्शन किसमें दी गई है, 84 में, ठीक है ना। 81 में क्या दिया गया था, आवश्यकता से संबंधित सिद्धांत। 81 देखो, 81, 82, 84। अब ध्यान देखो, ऐसे देखो, जो आपका आईपीसी और बीएनएस के सेक्शन है ना, वो साथ साथ चलेंगे, ठीक है ना। ये ध्यान देखना, बस सेक्शन जहां से टॉपिक उठाया उस टॉपिक को वहीं रख दिया गया है, बस सेक्शन चेंज किए गए। जैसे आपका 81 है आवश्यकता से सिद्धांत, ठीक है ना, 82, 83 और 84, ठीक है, किसमें दिया गया था, 81 में दिया गया था 19। अब यहां से हम लगा लेंगे 20, 21 और 22, मतलब बीएनएस के किस सेक्शन में दिया गया विकृचितता, सेक्शन 22 में। निकल गया आराम से, सेक्शन 22 में, ऐसे ही होगा, ठीक है ना। ये है आपका बीएनएस का, किसका, बीएनएस का सेक्शन। टॉपिक वाइज इन्होंने, जैसे आपका प्राइवेट प्रतिरक्षा है, प्राइवेट प्रतिरक्षा को वहां से हटा के एक जगह रख दिया है, और सेम वही सेक्शन वही सीक्वेंस रखे गए हैं, सीक्वेंस चेंज नहीं हुआ, बस पूरा का पूरा टॉपिक एक स्थान से उठा के दूसरे स्थान पे रख दिया गया है, बस। ऐसे ही आपका क्या नाम है, ये अपराधों के संबंध में, ठीक है, इनके संबंध में भी एक जगह से दूसरी जगह रख दिया, टॉपिक सेम रखा गया, बस एक जगह से दूसरी जगह रखा गया, और सेक्शन वही है, ये ध्यान रखना। अगर आपको पहले वाले सेक्शन याद हैं तो आराम से ये वाले सेक्शन भी याद हो जाएंगे, ठीक है ना। अब देखो अगला केस क्या है, इसमें देख लिया क्या है, विकृचितता से संबंधित था, विकृचितता से संबंधित कुछ सिद्धांत दिए गए थे, किसमें, आर बनाम मैकनाटक केस में, ठीक है ना। अब देखो अगला, आर बनाम आर्नोल्ड, ये भी सेक्शन 84 संबंधित था। इसमें क्या था, वर्ल्ड बीस्ट टेस्ट का सिद्धांत, वर्ल्ड वाइड बीस्ट टेस्ट का सिद्धांत जो है वो दिया गया था, ये ध्यान रखना। किस केस में, ये पूछ लेगा सिद्धांत, ये वाला सिद्धांत किस केस में दिया गया था, पीटी में क्वेश्चन ऐसे पूछेगा, तो किसमें, आर बनाम आर्नोल्ड में, किसमें, आर बनाम आर्नोल्ड में, आर्नोल्ड में ये वाला सिद्धांत दिया गया था, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। अगला देखो, यहां तक समझ में आ गया, ये मोस्ट इंपोर्टेंट केस है, और यहां से हर पेपर में आपका एक ना एक केस आपको मिलेगा ही। अगला देखो क्या है, डरहम बनाम संयुक्त राज्य। क्या है, डरहम बनाम संयुक्त राज्य का केस है। अब देखो इसमें क्या कहा गया था, इसमें कह रहा आपराधिक कार्य और रोग के बीच संबंध होना चाहिए, मतलब जो आपराधिक कार्य किया गया है और वो जो रोग है उसके बीच में क्या होना चाहिए, संबंध होना चाहिए, जिससे यह स्पष्ट हो जाए कि यदि वह उस रोग से पीड़ित ना होता तो आपराधिक कार्य ना किया जाता, ठीक है ना। आपराधिक रोग और किसमें, आपराधिक कार्य और रोग के संबंध किसे बताया गया है, डरहम बनाम संयुक्त राज्य में, ये ध्यान रखना। अगला केस देखो, डायरेक्टर ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूशन बनाम बियर्ड, ये वाला केस मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसके बारे में पूछ ही लेता, ये किस ध्यान रखना। अभियुक्त को हत्या का दोषी ठहराया गया क्योंकि उसने मतत्ता स्वेच्छा से की थी और वह कार्य की प्राकृतिक तथा परिणाम को भी जानता था, ठीक है ना। मतत्ता के बारे में क्वेश्चन है 85-86 आपको दिया गया है, किसमें,
आईपीसी में, ठीक है, उसी से संबंधित जब 85-86 में वो दिया गया तो उसी के अकॉर्डिंग आप किस में लगाओगे, बीएनएस में। सेक्शन कैसे, 22, 23, 24, 25 ऐसे सीक्वेंस वाइज, ठीक है ना। तो वो लगा लेना और मुझे कमेंट बॉक्स में करके जरूर बताना कि इसमें बीएनएस के किस सेक्शन में बताया गया है ये विपरीत चित्र था। दोनों सेक्शन बताना, इच्छा से और इच्छा के विरुद्ध, ठीक है ना, दोनों सेक्शन के बारे में जिसको पता हो। अगला केस देखो क्या है, दशरथ पासवान बनाम बिहार राज्य। ये केस भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। दशरथ पासवान का केस बार बार पूछा जाता है। इसमें क्या बताया गया था, अपहानि के भय में डालकर ली गई सहमति सहमति नहीं होती। अब सहमति से संबंधित कहां दिए गए हैं ये भी देखना। भय एवं भ्रम में जो सहमति दी जाती है 94 में बताया गया है, ठीक है ना। और सहमति से संबंधित कहां कहां दिया गया है आपका, 94, 91, 92 ऐसे दिया गया ना लाइन से। तो सहमति के संबंधित जितने भी आपके सेक्शन है उन सेक्शनों को जरूर देख लेना, वहां से भी क्वेश्चन बनेंगे। तो दशरथ पासवान में क्या कहा गया था, अपहानि के भय में डालकर ली गई सहमति सहमति नहीं है। इसके बारे में बताया गया किसमें, दशरथ पासवान के केस में। ये ध्यान रखना, ठीक है ना। जो इसके लैंडमार्क जजमेंट जो है ना उसमें जो की पॉइंट था उसके बारे में बता रहा हूं, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। अब देखो अगला क्या है, पुनैया फातिमा बनाम सम्राट। क्या है, पुनैया फातिमा बनाम सम्राट का। इसमें क्या था, तथ्य के भ्रम में डालकर ली गई सहमति सहमति नहीं है। भय और भ्रम देखो दोनों एक जगह दिया गया, तो इसलिए अब क्या पूछ लिया, पहला भय पूछा था, दूसरा भ्रम में डालकर। तो एक सेक्शन 94 में है ना, भय और भ्रम में डालकर ली गई सहमति, इन दोनों को ध्यान रखना। सेक्शन 95 में क्या है, तुच्छ अपहानि। क्या है, तुच्छ अपहानि, ऐसी अपहानि जो हो जाती है जिसपे कोई ध्यान नहीं देता उसके बारे में। ये दोनों कहां, आईपीसी के सेक्शन में। और इसी से सेक्शन रिलेट करना किसका, बीएनएस का, जैसे मैंने बताया था टॉपिक वाइज, ठीक है ना। सेक्शन 81, 82, 83, 84, 85 और वहां जाके 19, 20, 21, 22, 23 इस हिसाब से देखोगे तो आपको इसमें भी मिल जाएगा। और ये देख लेना तभी याद होगा, मैं बताऊंगा तो याद नहीं होगा। अपने आप देखोगे, लगाओगे निशान तो अपने आप ध्यान आ जाएगा, ठीक है ना। ये चीज ध्यान देना और कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि सेक्शन 94 बीएनएस में कहां दिया गया है, ठीक है। अगला देखो क्या है, आर बनाम विलियम्स। क्या है, आर बनाम विलियम्स का केस। इसमें क्या था, कपट के आशय से ली गई सहमति। जितनी भी सहमति ली जाती है, कपट से ली गई हो, भय से ली गई हो, भ्रम से ली गई हो, वो सब क्या होती है, सहमति नहीं होती है, सहमति नहीं मानी जाती है। इसके बारे में बता रहा, देखो तीनों केस देखना। दशरथ पासवान में पूछ ले तो भय, नंबर 1 दशरथ पासवान ने पूछे तो भय, पुनैया फातिमा में पूछे तो भ्रम, और आर बनाम विलियम्स में पूछे तो कपट। इन तीनों में से कोई भी एक केस पूछ सकता है कि किसमें सहमति दी गई थी जो सहमति नहीं मानी गई है। भय से संबंधित केस कौन सा था, भ्रम से संबंधित केस कौन सा था, और कपट से संबंधित, आशय संबंधित केस कौन सा था। कोई भी की पॉइंट दे देगा और पूछ लेगा केस, या तो केस दे देगा या तो की पॉइंट दे देगा। तीनों दे दिया, ठीक है, भय दे दिया, भ्रम दे दिया और कपट दे दिया। इनमें से किस केस में बताया गया है कि सहमति जो ली गई है वो सहमति नहीं है। पुनैया फातिमा और ये दशरथ पासवान, आर बनाम विलियम्स, एक दे देगा और पूछ लेगा। तो ध्यान देना, कपट किस में बताया गया है, भ्रम किस में बताया गया और भय किस में बताया गया, इन तीनों चीजों को याद रखना, ठीक है ना। अगला देखो, बच्चन लाल बनाम राज्य। क्या, बच्चन लाल बनाम राज्य। तो इसमें क्या बताया गया, अभियुक्त की धारा 94 का लाभ दिया गया। इसमें जो दिया गया था धारा 94 का लाभ अभियुक्त को दिया गया था, किस केस में, 94 में। केस क्या था, बच्चन लाल बनाम राज्य। 94 क्या था, भय भ्रम के, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। अगला देखो, योगेंद्र मोराजी बनाम गुजरात राज्य। इसमें क्या था, आवश्यकता से ज्यादा अपहानि मान्य नहीं है, जो मैंने बताया था। आवश्यकता से ज्यादा अगर आप अपहानि करोगे तो वो मान्य नहीं है। मान लो कोई ऐसी अपहानि है, देखो जैसे मान लो कोई घर है, ठीक है ना, एक बिल्डिंग लाइन से खड़ी हुई है, एक बिल्डिंग में आग लगती है, एक बिल्डिंग में आग लगती है, बगल की बिल्डिंगों में भी वो आग फैलनी स्टार्ट हो जाएगी। तो आप क्या करोगे, पुराने गांव में जैसे घर होते झोपड़ी उपड़ी, आप क्या करोगे, झोपड़ी को गिरा दोगे, तो वहां मान्य होगा कि हाँ आवश्यकता से संबंधित कार्य किया गया था। अगर मान लो कोई नाव जा रही है, ठीक है, उस नाव में 2 व्यक्ति बैठे हैं और आप अकेले नहीं, कोई नाव जा रही है, 50 व्यक्ति बैठे हैं, आप जो नाव चला रहे हैं उसमें 10 व्यक्ति बैठे हैं, ठीक है ना। तो आप क्या कर रहे हो, उन 10 व्यक्तियों को बचाने के चक्कर में आपने उन 50 व्यक्तियों की नाव को ऐसे टक्कर मारी कि वो डूब गई, तो वहां पे वो मान्य नहीं होगी। तो इसीलिए कह रहा है आवश्यकता से ज्यादा, जहां आवश्यकता से ज्यादा पानी होती है वो मान्य नहीं होती है। कहां बताया गया, योगेंद्र मोराजी बनाम गुजरात राज्य में, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। अगला देखो क्या है, 95 देखो क्या है, 95 कह रहा है नवीन चंद्र बनाम उत्तरांचल राज्य। उत्तरांचल का नाम अब क्या हो गया, जहां पेपर देने जा रहे हो उत्तराखंड, ठीक है ना। ये ध्यान रखना, जीएस में क्वेश्चन पूछ सकता है, उत्तरांचल का नाम उत्तराखंड कब पड़ा, ठीक है, यूपी से उत्तरांचल कब अलग हुआ,
और इसकी स्थापना कब हुई, ये क्वेश्चन जाके याद कर लेना, ठीक है ना। इन क्वेश्चन के बारे में हर बार पूछ सकता है कि उत्तरांचल कब बना, उत्तरांचल का नाम उत्तराखंड कब पड़ा और इसकी स्थापना कब हुई। अब देखो क्या है, प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार उस समय प्रारंभ हो जाता है जैसे ही शरीर को खतरे की आशंका रहती है और तब तक बना रहता है जब तक ऐसी आशंका रहती है। तो किसके बारे में बता रहा है, वो बता रहा है शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा की आकांक्षा के बारे में, ठीक है ना। मतलब जैसे ही आपको लगता है आपका शरीर खतरे में है तब आपको प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार प्राप्त हो जाता है और जब तक बना रहता है जब तक वो शंका जो है दूर ना हो जाए, ठीक है ना। तो ये बताओ जो सेक्शन 34 से स्टार्ट होता है 90, देखो जो आपका उसमें है आईपीसी में है, आईपीसी में सेक्शन 96 से स्टार्ट होता है 106 तक प्राइवेट प्रतिरक्षा दिया गया है। उसी तरीके से सेम बीएनएस में लगाना, बीएनएस में 34 से स्टार्ट होता है और 45 पे, आई थिंक 45 पे खत्म होता है, ठीक है ना। 45 48 ऐसी ही है कुछ, ठीक है ना। सेक्शन के हिसाब से देखोगे तो लाइन से लगाते चले जाओगे तो पता चल जाएगा। मेन बात यह है 96 से यहां से स्टार्ट होता है, 34 से यहां से स्टार्ट होता है प्राइवेट प्रतिरक्षा, ठीक है। तो इसको ध्यान देना, एक बार रीचेक कर लेना, 34 है 35 है, यही 34 ही होगा शायद, ठीक है ना। तो इसका देख लेना शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा कहां दी गई है, जैसे इसके बारे में बताया गया प्राइवेट प्रतिरक्षा के बारे में, ठीक है। कब प्राइवेट प्रतिरक्षा कर सकता है, प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार कब बना रहता है, जैसे इसमें 100 से बताया गया शरीर, 101 बताया गया कब बना रहेगा और कब तक प्रारंभ रहेगा, 103 से संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा, 104 में संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा कब बनी रहती है और कब तक होती है 104 में, ऐसे बताया गया है ना। ठीक वही कंडीशन इसमें भी बीएनएस में लागू हो जाएगी। तो सेक्शन जरूर याद करके जाना, बार बार कह रहा हूं उत्तराखंड जो पूछता है वो सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा पूछता। अगर सेक्शन पे कमांड है, बैरेक्ट में कमांड है तो आराम से पीटी निकलने की संभावना अत्यधिक बढ़ जाती है, ये ध्यान देना, ठीक है ना। अगला देखो तपन दास बनाम राज्य, क्या है तपन दास बनाम राज्य, अकेले व्यक्ति को षड्यंत्र का दोषी नहीं ठहराया जा सकता। षड्यंत्र कहां दिया गया था, 120 ए में दिया गया था, इसमें 120 ए में दिया गया था, ठीक है ना, षड्यंत्र के बारे में। तो ये क्या कह रहा है, जो अकेला व्यक्ति है वो षड्यंत्र का दोषी नहीं ठहराया जा सकता। कहां बताया गया है, ये बताया गया है तपनदास बनाम राज्य में। किसकी धारा थी ये, आईपीसी की 120 ए, ठीक है ना। अगला देखो केस क्या है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट केस पे। नेक्स्ट केस है हमारा विमंधर बनाम उड़ीसा राज्य। इसमें क्या कहा था, न्यायालय ने कहा कि यदि 2 से अधिक व्यक्ति आपराधिक षड्यंत्र में शामिल हो और यदि वे पकड़े ना जाएं तो अकेले व्यक्ति को भी दंडित किया जा सकता है। मान लो अगर 2 व्यक्ति आपराधिक षड्यंत्र में शामिल है और एक व्यक्ति पकड़ा जाता है तो उस अकेले व्यक्ति को भी दंडित किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता। किस केस में पूछा था, केस का नाम दे देगा आपको, 3-4 केस दे देगा। तो किस केस से पूछा था, विमंधर बनाम प्रधान बनाम उड़ीसा राज्य में। ये केस ध्यान रखना कि अकेले व्यक्ति को भी पनिश किया जा सकता है जब 2 व्यक्तियों ने मिलकर षड्यंत्र किया हो। और ये ध्यान रखना षड्यंत्र करने के लिए हमेशा 2 व्यक्तियों की आवश्यकता होती है, अकेला व्यक्ति षड्यंत्र नहीं कर सकता, ठीक है ना। अगला देखो केदार सिंह बनाम बिहार राज्य, केदारनाथ सिंह बनाम बिहार राज्य, क्या है केदारनाथ सिंह बनाम बिहार राज्य। यह है न्यायालय ने धारा 124 का को वैध ठहराया तथा कहा कि हिंसा के माध्यम से सरकार गिराने का प्रयास राजद्रोह माना गया। क्या कह रहा, अगर हिंसा के माध्यम से सरकार कोई गिराने का प्रयत्न करता है तो उसको क्या माना जाएगा, राजद्रोह। 124 ए में दिया गया ना, इसको ध्यान रखना, ठीक है ना, पुराना अगर आईपीसी में पूछ ले तो। अगला केस देखो क्या है, एसजी बामबेडकर बनाम राज्य। इसमें क्या कहा गया था, भारत संघ 2022 उच्चतम न्यायालय ने, मतलब सुप्रीम कोर्ट ने राजद्रोह के लंबित मामलों को देखते हुए आगे की कार्रवाई को स्थगित करने का निर्देश दिया। मतलब राजद्रोह के इतने लंबे केस बढ़ रहे थे, इतने केस हो गए थे कि वो पेंडिंग में जाने लगे थे। तो उसने सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया 2022 में क्या किया, इसको स्थगित कर दिया, ठीक है ना, स्थगित करने का निर्देश दे दिया। और किस में दे दिया, एसजी बामबेडकर बनाम राज्य में, ठीक है, इसका ध्यान रखना। अब देखो अगला, यदि किसी मधु पांडे, क्या है मधु पांडे, यदि किसी राज्य जमाव का उद्देश्य विधि द्वारा निर्धारित सीमा के अंतर्गत संपत्ति की रक्षा करना है तो वो विधि विरुद्ध जमाव नहीं कहलाएगा। विधि विरुद्ध जमाव कहां दे रखा था आईपीसी में, विधि विरुद्ध जमाव आईपीसी में कहां था, 146 में था ना। विधि विरुद्ध जमाव बलवा है 146 में, नहीं बलवा है 141 में है। विधि विरुद्ध जमाव 141 से स्टार्ट है, विधि विरुद्ध जमाव 141 में है और बलवा है 146 में। और दंगे से संबंधित क्वेश्चन पूछ ले तो 159 में, किसमें 159 में। और दंगा कहां दिया गया वहां बताओ, बीएनएस में दंगा कहां है बताओ, बीएनएस में दंगा जो है आपका 194। ये ध्यान रखना, दंगा बलवा और ये विधि विरुद्ध जमाव
इन तीनों सेक्शनों को ध्यान करना, बीएनएस में कहाँ है, आईपीसी में कहाँ है, ये पूछ सकता है। तीनों सेक्शन ये पूछ सकता है कहाँ कहाँ, ठीक है ना। इन तीनों सेक्शन को जरूर, बलवा, दंगा और विधि विरुद्ध जमाव, तीनों सेक्शनों को याद करके जाना। अगला देखो क्या है नेक्स्ट हमारा, इनरी अरुला नंदू, ये केस था। इसमें क्या कहा गया, कोई व्यक्ति बलवे का दोषी नहीं होगा। क्या कह रहा, कोई भी व्यक्ति बलवे का दोषी नहीं होगा यदि जब तक साबित ना हो जाए कि उसने बलवाकारियों के साथ पत्थर फेंके तथा उनके साथ पर्याप्त दूरी तक चलकर गया। केस था ये मूसा खान बनाम महाराष्ट्र राज्य, मात्र दर्शक होना सामान्य उद्देश्य का दोषी नहीं है। देखो इसमें दो केस है। इनरी अरुणानंदो में क्या कहा गया था, एक केस ये है, एक केस ये है, ठीक है। इसमें कहा गया था कोई व्यक्ति बलवे का दोषी नहीं होगा जब तक कि साबित ना हो जाए वो बलवाकारियों के साथ पत्थर फेंकने में या उनके साथ कुछ दूरी तक चला, पहला केस। दूसरा केस कह रहा ये किसके तर्ज पे लिया गया था, ये लिया गया था मूसा खान बनाम महाराष्ट्र राज्य, मात्र दर्शक होना। क्या कह रहा है, मात्र दर्शक होना सामान्य उद्देश्य का दोषी नहीं होता। कि आप वहां खड़े हुए हो और आपको पुलिस पकड़ के ले गई कि आप वहां क्यों खड़े हुए थे जहां दंगा या बलवा हो रहा था, तो ये कह रहा है कि मात्र दर्शक होना उसका उद्देश्य नहीं होता, ठीक है ना। और बलवे का मैंने बताया था आपको क्या है, 146, बलवा कहां दिया गया है, आईपीसी में 146 में। जगन्नाथ साहा बनाम सम्राट में क्या कहा गया था, दो भाई सड़क पर एक दूसरे को गालियां दे रहे थे। क्या कर रहे थे, दो भाई जो थे सड़क पर एक दूसरे को गालियां दे रहे थे। न्यायालय ने उन्हें दंगे का दोषी नहीं ठहराया। देखो दंगे के लिए क्या होना चाहिए, जो वहां की स्थिति है जहां पे आप दंगा कर रहे हो वहां पे जो स्थिति है वो बिगड़नी चाहिए, ठीक है ना। जो वातावरण है, वातावरण में क्या नाम है वो दंगे जैसे आप दंगा कर रहे हो, आसपास के लोगों को डिस्टर्ब होना चाहिए। अगर आसपास का कोई लोग डिस्टर्ब नहीं है, सामाजिक कार्य ऐसा नहीं हो रहा, तो उस समय क्या है, अगर आप दोनों आपस में गालियां दे रहे हो, कोई ध्यान नहीं दे रहा, तो आप दंगा नहीं करते हो, ठीक है ना। ये कह रहा वो दोनों भाई आपस में केवल एक दूसरे को गालियां दे रहे थे, तो उससे आपस की वहां की परिस्थिति नहीं बिगड़ी, तो वो दंगा नहीं है। और दंगा कहां दिया गया है, 159 में। कहां दिया गया है, ये ध्यान रखना, दंगे का सेक्शन अगर पूछ ले तो 159 में। और बीएनएस में कहां दिया गया है, बीएनएस का सेक्शन है 190, कहां दिया गया है, 194 में, ठीक है। कहां दिया गया है, 194 में। दंगा बलवा ये हो गया। अब देखो रेग बनाम गोविंदा, जस्टिस मेलवी ने आपराधिक मानववध और हत्या के बीच अंतर, ये ध्यान रखना, आपराधिक मानववध और हत्या के बीच अंतर किसमें बताया गया था, रेग बनाम गोविंदा ने। और किसमें बताया था, जस्टिस मेलवी, ठीक है ना। ये जज का नाम ध्यान रखना, केस ध्यान रखना, और क्या अंतर बताया था, आपराधिक मानववध और हत्या के बीच में। और इस सेक्शन कौन सा था आपका, आपराधिक मानववध का क्या था 299 और हत्या का क्या था 301, ठीक है ना। इसी तरीके से अगर बीएनएस में देखेंगे 100 आपराधिक मानववध और 101 हत्या, ठीक है। अगला देखो केस क्या है, नेक्स्ट केस क्या है हमारा, नेक्स्ट केस है हमारा आर बनाम गोराचंद गोप। इसमें जो धारा 3 के अपराधों के अंतर्गत नहीं आता है वह हत्या है, आपराधिक मानववध नहीं। आर बनाम गोप में क्या बताया गया था कि धारा 3 के अपवादों के अंतर्गत जो नहीं आता वो हत्या है। मतलब अगर धारा 300 के अपवाद जो दिए गए हैं, 300 में अपवाद दिए गए हैं ना, इसके बारे में आपराधिक मानववध कब हत्या कब नहीं है, तो कह रहा है धारा 300 के अपवादों के अंतर्गत नहीं आता वह हत्या है, आपराधिक मानववध नहीं है। ये ध्यान रखना, किसने बताया था, आर बनाम गोराचंद्र में, ठीक है। अगला केस है केएम नानावती बनाम महाराष्ट्र से, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट। ये जितने हैं ना ये केस, सारी सीरीज ही आपकी मोस्ट इंपोर्टेंट है। यहां से अगर क्वेश्चन ना मिले तो मुझे बताना, यहां से एक ना एक क्वेश्चन आपको, एक क्या 3-4 क्वेश्चन मिलेंगे ही केस वाइज। अगर मिलेंगे तो यही मिलेंगे, केस अगर आएगा तो यहां से एक आध क्वेश्चन आपका आएगा ही। मोस्ट इंपोर्टेंट सीरीज होने वाली है, ठीक है ना। देखो केएम नानावती बनाम महाराष्ट्र राज्य में क्या बताया था, इस मामले में नौसैनिक अधिकारी को आपराधिक मानववध का दोषी न ठहराकर हत्या का दोषी ठहराया गया। अब ये तो सबको पता होगा केएम नानावती का केस क्या था, प्राइवेट डिफेंस में गोली चलाई थी, लेकिन बाद में क्या पता चला कि उसकी बीबी का जो, इनका केएम नानावती जो थे उनकी बीबी का अफेयर किसी और के साथ था, ठीक है। उस समय वो ऐसी स्थिति में मिले और उन्होंने गोली चला दी। तो इस पे एक मूवी बन चुकी है, डॉक्यूमेंट्री मूवी बनी हुई है जो इसमें अक्षय कुमार ने काम किया है, तो वो मूवी सबने देखी होगी। उसी से संबंधित ये केस था, पूरी मूवी इसी केस पे संबंधित है, ठीक है ना। इसी से संबंधित प्राइवेट डिफेंस वहां बताया गया, अच्छा खासा समझाया गया। उसको देखोगे ना तो वहां पता चलेगा कि प्राइवेट डिफेंस कब हत्या है कब प्राइवेट डिफेंस है, ठीक है ना। वो बहुत सही बताया गया वहां पे। अब देखो अगला, मिट्ठू सिंह बनाम पंजाब राज्य, क्या है, मिट्ठू सिंह बनाम पंजाब राज्य में उच्चतम न्यायालय ने धारा 300 को, 303 जो थी, क्या बताया, 303 को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 और 21
14 और 21 में सबको पता क्या है, समता का अधिकार, और 21 में क्या सबको पता है, ठीक है। ये आर्टिकल भी ध्यान देना, के आधार पर असंवैधानिक ठहराया, मतलब उसने क्या कह दिया, इसको असंवैधानिक ठहरा दिया 303 को, ये ध्यान रखना। जितने भी केस है, आर बनाम गोविंदा, आर बनाम गोराचंद, के एम नानावती और मिट्ठू सिंह बनाम पंजाब राज्य, 4 केस में से एक केस तो यहीं से मिल जाएगा। जो पूरी सीरीज का 4 केस तो मोस्ट इंपोर्टेंट यही होगा, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, और ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है ना। अगला देखो, सुकरू कविराज, ये केस भी पूछा गया था एक बार, किसका, सुकरू कविराज का। सुकरू कविराज में क्या था, धारा 304 का तभी लागू होती है जब मृत्यु उपेक्षापूर्ण या लापरवाही से हुई हो और वह कार्य आपराधिक मानव वध की कोटि में ना आता हो। क्या कह रहा, धारा 304 का तभी लागू होगी, धारा 304 का के बारे में बताया गया, उपेक्षापूर्ण हत्या के बारे में बताया गया ना, और धारा 304 बी में बताया गया दहेज हत्या के संबंध में, ये दोनों धाराएं ध्यान रखना, ठीक है। तो कह रहा 304 का तभी लागू होगा जबकि मृत्यु उपेक्षापूर्ण या लापरवाही से हुई हो और कार्य आपराधिक मानव वध की कोटि में ना आता हो। अगर वो आपराधिक मानव वध की कोटि में आ गया और हत्या क्या किसके, उपेक्षापूर्ण या लापरवाही से नहीं हुई है, तो किसमें नहीं आएगा, 304 का में, ठीक है ना। अब देखो, सतबीर सिंह बनाम हरियाणा राज्य, ये केस कब का था, ये केस था आपका 2021 का। इसमें उच्चतम न्यायालय ने दहेज मृत्यु, किसके बारे में, दहेज मृत्यु कहां दी गई है, अभी बताया था आपको 304 के बी में, किसमें, आईपीसी में। बीएनएस से भी रिलेट कर लेना, बार बार बता रहा हूं, बीएनएस में भी देख लेना ये कहां दिया गया, ठीक है ना, मैं नहीं बता रहा हूं, खुद देखना और नोट करना, और उसी जगह नोट कर लेना कि बीएनएस में सेक्शन कहां है, सेक्शन वाइज ध्यान रखना। 304 बी में बताया गया था, क्या कह रहा है, उच्चतम न्यायालय ने दहेज मृत्यु से संबंधित कुछ दिशा निर्देश जारी किए थे। अब पूछ लेगा, दहेज मृत्यु से संबंधित दिशा निर्देश किस केस में जारी किए गए थे, किसमें जारी किए गए थे, सतबीर सिंह बनाम हरियाणा राज्य में, ठीक है ना। अगला देखो, नेक्स्ट केस, नेक्स्ट हमारा मारुति श्रीपति दूबल बनाम महाराष्ट्र राज्य, ये किससे संबंधित था, 303, धारा 303 संविधान के अनुच्छेद 21, 19 और 14, वाक व्यक्तिगत स्वतंत्रता, ठीक है ना, और क्षमता और घूमने की, ये सब स्वतंत्रता जो दी गई तीनों में दी गई है, ठीक है। तीनों के बारे में क्या है, अनुच्छेद 21, 19 और 14 का उल्लंघन करती है, क्योंकि अनुच्छेद 21 में जीने के अधिकार के साथ मरने का अधिकार भी शामिल है। ये क्वेश्चन पूछ ले, अगर जीने का अधिकार मरने के अधिकार में शामिल है, कब किया गया था, तो इसके बारे में भी ध्यान देना, ठीक है ना, इसके बारे में भी देख लेना कब दिया गया था। तो इन तीनों सेक्शनों को बताना कमेंट में, इन तीनों सेक्शनों में क्या क्या दिया गया है, 21 में क्या दिया गया है, 14 में क्या दिया गया, 19 में क्या दिया गया है, ठीक है ना। अगला देखो, ज्ञान कौर बनाम पंजाब राज्य, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट केस है, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। धारा 309 असंवैधानिक नहीं है, जीने के अधिकार में मरने का अधिकार शामिल नहीं है। देखो, एक तरफ कह रहा है मारुति श्रीपति दूबल बनाम महाराष्ट्र राज्य में मरने के अधिकार में, जीने के अधिकार में मरने का अधिकार शामिल है, ठीक है ना, और दूसरी तरफ क्या कह रहा है, ज्ञान कौर में मना कर दिया, क्या कह दिया, धारा 309 असंवैधानिक नहीं है, जीने के अधिकार में मरने का अधिकार शामिल नहीं है, ठीक है ना। इन दोनों केसों को देख लेना। फिर क्या है, लक्ष्मी बनाम भारत राज्य, लक्ष्मी बनाम भारत राज्य में, इसमें भी मूवी बनी थी। आजकल सभी जितने भी क्या नाम है मोस्ट इंपोर्टेंट जो केस होते हैं, जो डॉक्यूमेंट्री मूवी होती है, इन पे बन जाती है। इस पे भी मूवी बनी थी, दिया अगर देखी होगी तो उसमें प्रियंका चोपड़ा ने काम किया है। क्या केस था, दीपिका पादुकोण ने किया, प्रियंका चोपड़ा ने नहीं, वो वाली मूवी देखना, ठीक है। इसमें क्या था, लक्ष्मी बनाम की, लक्ष्मी पे जब एसिड अटैक हुआ था, एसिड अटैक जब हुआ था तो अपने आप को कैसे लड़ा था, उनने कैसे जाके अपने आप को अधिकार दिलाया था, उन सब चीजों के बारे में बताया गया है कि उसने एसिड अटैक के लिए कितनी सारी वहां पे चीजें की थी, खुद अकेले जाके लड़ी थी, तब जाके उसको इतने अधिकार मिले थे, ठीक है ना। क्या क्या, एसिड अटैक के बढ़ते मामलों में देखते हुए उच्चतम न्यायालय ने केंद्र सरकार, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को कुछ दिशा निर्देश दिए, इसके बाद ही दिशा निर्देश दिए थे। कोई भी काम ऐसे आसानी से नहीं हो जाता, उसके लिए खड़ा होना पड़ता है, लड़ना पड़ता है, ठीक है। इसके लिए लड़ी थी लक्ष्मी, तब जाके इसको अधिकार मिले थे और दिशा निर्देश जारी हुए थे। अगला देखो क्या है, इंडिपेंडेंट थॉट बनाम भारत संघ, क्या है, इंडिपेंडेंट थॉट बनाम भारत संघ, सेक्शन 375 के अपवाद 2 को असंवैधानिक ठहराया गया, ठीक है ना। अगला केस देखो क्या है, नेक्स्ट केस है हमारा नवतेज सिंह जोहर बनाम भारत संघ। उच्चतम न्यायालय ने धारा 377, अब बताना मुझे आईपीसी की धारा 377 क्या कहती है। सबको पता होगा कि
हटाई गई है, नहीं हटाई गई है, और क्यों हटाई गई है, आंशिक रूप से कैसे हटाई गई है ये भी बताना मुझे। आंशिक रूप से कैसे हटाई है, किस पर अभी लागू है, ये धारा पूरी नहीं हटाई गई है, इस धारा को पूरी तरीके से हटाया नहीं गया, इसके कुछ पार्ट को अभी भी लागू किया गया है, और कौन सा पार्ट है कमेंट बॉक्स में जरूर बताना अगर ध्यान होगा तो। ठीक है, अगर पढ़ा होगा तो पक्का पता होगा कितने भाग को हटाया गया, कितने भाग को नहीं हटाया गया। ठीक है, इसमें क्या कह रहा है, नवतेज सिंह जौहर बनाम भारत संघ में उच्चतम न्यायालय ने धारा 377 को आंशिक रूप से असंवैधानिक घोषित कर दिया, मतलब इसके कुछ पार्ट को असंवैधानिक घोषित किया था, पूरे पार्ट को नहीं किया था। ठीक है ना, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट केस है। उसके बाद देखो, रमा बनाम राज्य, कोई व्यक्ति अपनी ही संपत्ति की चोरी कर सकता है, ये कह रहा है कि कोई व्यक्ति क्या अपनी ही संपत्ति की चोरी कर सकता है, तो किसे बताया गया, रमा बनाम राज्य में। ठीक है ना, अगला केस देखो, नेक्स्ट केस है हमारा, अब 3-4 केस और रह गए बस, फिर हमारा ये खत्म है। ठीक है ना, अगला केस देखो क्या है, जोसेफ साइन बनाम भारत संघ, 2018 केस है, जोसेफ साइन बनाम भारत संघ, ये भी केस मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये पूछा जाएगा। ठीक है ना, उच्चतम न्यायालय ने धारा 497 को असंवैधानिक घोषित कर दिया। अब धारा 497 क्या थी ये भी ध्यान रखना, सबको पता होगा धारा 497 क्या थी आईपीसी की, जिसको नहीं पता कमेंट बॉक्स में बताना, आप उनको भी पता चल जाएगा। ठीक है ना, धारा 497 बारे में बताना जरूर, क्या था जिसको असंवैधानिक घोषित कर दी गई थी। अगला क्या है केस, रीमा अग्रवाल बनाम अनुपम, 2004 का केस है ये, रीमा अग्रवाल का। ये क्या था, 498 ए में विवाह वैध होना जरूरी नहीं है, ये कह रहा है 498 ए। क्या था 498 ए आईपीसी का, बताओ जरा। आईपीसी का 498 क्या था, क्रूरता से संबंधित था, विवाह से संबंधित अगर क्रूरता होती है तो इसमें कह रहा है क्रूरता होने के लिए ये जरूरी नहीं है कि विवाह वैध होना चाहिए। अगर आपने मान लो विवाह किया है और दूसरे पक्ष को लगता है यहाँ विवाह हुआ है, तो उसमें ये आप नहीं दिखाओगे कि विवाह वैध है, या आपसे डॉक्यूमेंट नहीं मांगे जाएंगे कि विवाह वैध है तभी क्रूरता कर सकते हो। अगर विवाह संबंधित कोई भी ऐसी चीज हुई तो उसमें क्या कह रहा, 498 ए लागू हो जाएगा, क्रूरता लागू हो जाएगी। अगला केस देखो, लास्ट ओम प्रकाश बनाम पंजाब राज्य, इस मामले में पति को हत्या के प्रयत्न का दोषी ठहराया गया। अब हत्या का प्रयत्न कहां दिया गया है ये मुझे बताना, आईपीसी में भी बताना और बीएनएस में भी, नहीं कमेंट बॉक्स में बताना जरूर, बताते नहीं हो आप लोग। ठीक है ना, इस मामले में पति को हत्या का प्रयत्न का दोषी ठहराया गया, क्या पता आप कमेंट बॉक्स में बताओ और किसी और का भला हो जाए, वो देख ले कि हाँ इसमें ये दिया गया। तो ठीक है ना, देखो ये था हमारे जो मोस्ट इंपोर्टेंट केस जो थे, ये केस थे। अगर इस सीरीज को पूरा देखोगे, अभी फिर दोबारा कह रहा हूं, इस सीरीज को पूरा देखोगे, लैंडमार्क जजमेंट है, यहां से आपको केस मिल ही जाएगा, पेपर में आपको एक ना एक केस जरूर मिलेगा, यहां से एक ना क्या, मैं तो 2-3 केस कह रहा हूं कि यहीं से केस मिलेगा। और कहां से पूछेगा, मोस्ट इंपोर्टेंट जितने भी केस है सब केस यही है, जितने भी सेक्शन रिलेटेड केस है यही है। ठीक है ना, तो सेक्शन देख लेना कौन सा सेक्शन में आवश्यकता सिद्धांत कहां बताया गया, भय भ्रम के बारे में कहां बताया गया, आपराधिक मानववध और हत्या कहां बताई गई है, हत्या के प्रयत्न के बारे में कहां बताया गया, लूट डकैती चोरी इन सब के बारे में कहां बताया गया, आपराधिक न्यास भंग ये देख के जाना, आपराधिक दुरुपयोग ये देख के जाना, छल कपट रिष्टि ये सब जो धाराएं होती है ना, ये मोस्ट इंपोर्टेंट धाराएं हैं आईपीसी और बीएनएस की। ठीक है, इन धाराओं को एक जगह लिख लेना और लिख के दोनों के सेक्शन आपस में मैच कर लेना, कौन सा कहां दिया गया है, तो यहीं से क्वेश्चन बनेगा, कहीं और से नहीं बनेगा। अगर इस सीरीज को पूरा देखोगे तो बेनिफिट आपका ही है, क्वेश्चन यहां से एक ना एक आपको मिलेगा ही। ठीक है ना, ये थी आज की हमारी मोस्ट इंपोर्टेंट क्या थी, जजमेंट जो भी है, लैंडमार्क जजमेंट थे उनके संबंधित ये पूरी वीडियो थी, इसको देखना जरूर, यहां से क्वेश्चन बनेंगे जरूर। ठीक है ना, अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, आज के लिए इतना ही रखते हैं बस। ठीक है, चलो ठीक है, अब नेक्स्ट में मिलते हैं। ठीक है, और कोई क्वेरी हो तो बता देना।